हमारे मेहमान खुसूसी आज के शो की शान भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा जनाब गुलाम नबी आजाद का तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपका बहुत शुक्रिया होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें आजाद साहब का। एक जगह खड़े रहो। मेरा कभी देखा सिंपल आज के कार्यक्रम का शुरुआत, फॉर्मल शुरुआत, क्योंकि जो इस कार्यक्रम का थीम भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, और उस थीम के आलमबरदार जनाब गुलाम नबी आजाद साहब है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने पर भी यहाँ बहुत सारी इंस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन कभी उन्होंने आज के वक्त में, तो सबसे पहले मैं हमारे जो पंडितगण जो तशरीफ लाए हैं, मेरा उनसे प्रार्थना है कि स्टेज पे आए, प्रार्थना करें देश की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर मिले उस चीज के लिए, और आजाद साहब की लंबी उम्र के लिए, ताकि उनकी क़यादत जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलती रहे। हम आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। कार्य अंजाम दें। देवान आयु प्रतिरंतो जीवसे कानपूर्वयानि विदाहो महे भयं भगं मित्रमदितिन्दक्षमश्रीदम्म अजमनं वरुणगो सोममश्विन सरस्वतीन सुमन्दिहा भद्रङ्कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चविर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुबाधो सस्तनो गिर्यसे। है आजाद साहब को वापिस भी जाना है, तो इसीलिए हमने बड़ा मुख्तर कार्यक्रम। सरकारी नौकरियों में रहकर देश की और स्टेट की सेवा करते रहे, एकेडमिशियंस होकर नई नस्लों को एक नई दिशा दे दें, हमारी तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इकॉनमी को एक नई दिशा देने के लिए, जिनका संबंध है और रहा है, उसी तरह से अदालतों में हम लोगों को, किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को न्याय दिलाने में काम करते हैं, वो तमाम मौजूद हैं। फॉर्मर वाइस चांसलर आर शर्मा साहब, जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूं, जनाब प्रोफेसर आर.डी. शर्मा साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर, एसपी वैद साहब, जिन्होंने नीचे से शुरू होकर आईपीएस के बाद डीजी बनने तक इस स्टेट की सेवा की, पुलिस में रहने के लिए रहकर, और ये हमारी स्टेट दूसरी स्टेटों से भिन्न है, अलग है। यहां के पुलिस ऑफिसर और डीजी को हर इंसान की नब्ज पे हाथ रखना होता और न्याय देना हो। बहुत खुश उसलूबी से उन्होंने किया। हमारे प्रिंसिपल कॉलेज, फॉर्मर मेडिकल कॉलेज के अचल गोस्वामी साहब
और हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील वेदराज वजीर साहब, DS सैनी साहब, सुरेंद्र कौर जी, हमारे यहाँ मौजूद अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और उनके साथ जहाँ फार्मर एडवोकेट जनरल गोनी साहब, और हम सबको आज मैं दिल्ली से सिर्फ इस फंक्शन के लिए आया, और उन्होंने कहा कि एक दिन पहले आए क्योंकि मैं एक दफा कैंसिल कर चुका हूं, तो इसलिए मैं रात को ही आया। और जिसके लिए आज जमा हुए वो सेरेमनी कल है राष्ट्रपति भवन में, इसलिए मुझे आज ही जाना है वापस। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे साथी और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट महेंद्र भारद्वाज साहब, मेरे भाइयों बहनों और साथियों, पब्लिक मीटिंगें हम हजारों लाखों, मेरे आंकड़े के हिसाब से पिछले 47 साल में मैं कोई 1.5 लाख से ज्यादा पब्लिक मीटिंगें कर चुका हूं, और इसमें 99% विदेश को छोड़कर एक्सटेम्पोरली किए। तो इसलिए इस समंदर को कोजे में बंद करना बहुत मुश्किल है। गर्मी है, लंच का टाइम है, दूर दूर से आए, लेकिन आज मैं वो पॉलिटिकल भाषण नहीं करूंगा, मैं आज इंसानी भाषण करूंगा। पॉलिटिकल इसलिए है कि पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की इतनी खराब हो गई है, कभी कभी संदेह लगता है हम आदमी हैं, इंसान हैं, क्योंकि आज का इंसान 40 साल 50 साल जब हम स्कूल में थे, बहुत सारे लोग यहां मेरे को जानते हैं, मैं यूथ कांग्रेस में था, मंत्री बन गया इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, हर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर के साथ जनरल सेक्रेटरी रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई। मेरी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरे अंदर घुस गया, उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। और मैं जब इस राजनीति के इस दौर में आया तो मैं एक इंसान के दौर में आया, क्योंकि मेरा आज भी सोचना है और मानना है, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका यह मतलब है कि यह सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं, उसकी मिसाल गांधी, और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई, लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। जो नीम हकीम होते हैं किसी भी धर्म का, वही खतरनाक होता, उसमें पेशेंट मर जाता। 69 में मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था। मैं 6 महीने, मेरे ताया जी, वेद जी जानते और शायद बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर, गुलाम रसूल आजाद, जिनकी वजह से मेरा आजाद में उन्हीं के साथ रहता था, ताया जी के साथ ही पढ़ता था जहां जहां उनकी ट्रांसफर होती थी। तो वो डायरेक्टर एजुकेशन, उन दिनों आज की तरह 20 डायरेक्टर नहीं होते थे, एक ही डायरेक्टर होता था।
टेक्निकल एजुकेशन का भी वही, को एजुकेशन का भी वही, हायर लोअर एजुकेशन का भी वही, और पावर सब अपॉइंटमेंट के भी होते थे। ये कमीशन कमीशन आज की तरह बीमारियां नहीं थी बहुत, जितनी बीमारियां बनी उतना लाइलाज हो गया। तो दरबार वो होता था, तो सर्दियों में यहां पढ़ता था मैं साइंस कॉलेज जम्मू में, और गर्मियों में एसपी कॉलेज। दोनों कॉलेज महाराजा फैमिली बनाए हुए, और दोनों स्टेट में सबसे बड़े। गांधी जी की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही थी 1969, और जो गांधी स्मारक निधि, अब तो बेचारी वो भी कांग्रेस पार्टी की तरह सुकड़ गई है। तब उस वक्त अभी 25-30 से शादी हुए थे आजादी को, तो गांधी स्मारक निधि दिल्ली में, जो गांधी जी की समाधि के साथ बहुत बड़ा ऑफिसर, बड़े बड़े गांधीयन, फ्रीडम फाइटर, वो नॉर्थ इंडिया का फंक्शन उन्होंने 15 दिन का कश्मीर में ही रखा था। तो एक टीम उनकी आई थी 1 महीना पहले, और कश्मीर में वो ढूंढ रहे थे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कि उनको 200-400 लोग मिले जो पार्टिसिपेट करें उस गांधी की सेलिब्रेशंस और सेलिब्रेशन, और उनको एजुकेट भी करें गांधी जी पर। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी किसी पार्टी की, वो सिर्फ वही गांधी स्मारक नदी। दुर्भाग्य से 2-4 महीने के बाद उनको 2 ही आदमी मिले एसपी कॉलेज में, मैं और मेरा एक दोस्त बिशारत अहमद, जो बाद में डायरेक्टर दूरदर्शन में रिटायर हुए। तो 15 दिन में हम रहे। तो वो 15 दिन जब हम आए थे पहले, उसमें तो हम जीन्स में और टी-शर्ट में आए। 15 दिन के बाद हम कुर्ते और खादी और कुर्ते और पजामे में कॉलेज गए, तो सीटियां बजने लगी। क्योंकि आज के जो हम खादी के सब मेरे साथी यहां या मैं, हम टेलर मेड बनाते हैं। तब टेलर मेड नहीं, झोला होता था ऐसे ऊपर से नीचे, उसमें 5 आदमी आ जाते कमीज में और 4 आदमी पजामे में। तो उसको लेकर जब हम एसपी कॉलेज में गए तो सीटियां बजी, और दूसरे तीसरे दिन हमको फिर उतारने पड़ा। तो जो 15 दिन में सीखा हमने, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहां पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सीखा, और वही बुनियाद मेरी पॉलिटिक्स की रही बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया, कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर ने उसमें कहा कि सर्कमसाइजेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद तारे जमीन आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा, और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे, और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं, क्या क्या होंगे कहां हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना, अलग दुनिया जो जमीन के नीचे बना सकता था, तो वो तो कई स्टोरी बना सकता था। उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, ऊपर भी बना सकता था। 7 आसमान कहते तो वो 20 आसमान बना सकता था, हमारे नहीं बनाए। लेकिन जो भी जितने भी पैगंबर आए, वो खाली इस्लाम में नहीं आए,
इस्लाम में 24 कई लाख और कई हजार पैगंबर है। मैसेंजर बदगा 1,24,000 ये मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। अब ये तब आए हैं जब इस्लाम नहीं, क्योंकि इस्लाम तब आया जब प्रॉफिट मोहम्मद था, ही वाज द अकॉर्डिंग टू कुरान द लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड। उसका मतलब है कि उनसे पहले 1,24,000 आए, तो स्वाभाविक है मुसलमान नहीं, क्योंकि इस्लाम ही तब आया। तो उसका मतलब है हर किस्म के लोग आए। कौन जानता है किस धर्म का, और कौन जानता है कई लाखों का कोई धर्म ही नहीं। वो हमको ठीक करने के लिए आए। लेकिन आज का जो हमारा मुल्क है या दुनिया है, दुनिया में देखते क्या किस तरह से रशिया और उसके नेबरिंग कंट्री में वो किसी धर्म का और किसी इंसान का काम हो सकता है, वो इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तो उसका मतलब है कि हम इंसान बन, हमारी शक्ल इंसान की रह गई है, सूरत है, कपड़े हैं, लेकिन हमारी दिमाग क्या क्या सोचती है, इसमें कितनी नफरत, इसमें कितना भेदभाव, हमारे विचार कितने भ्रष्ट हो गए, हमारी सोच कितनी गंदी हो गई कि हम इंसान को इंसान ही समझते हैं। मुझे पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ परिवर्तन लाए, मुझे संदेह है। क्योंकि 90% आज हमारे समाज में अगर बुराइयां आई हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी हमने इलाके के नाम पे बांट लिया लोगों को, फिर रीजन के नाम पे बांट दिया, गांव और शहर के नाम पे बांट दिया। हमने हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दिया, फिर शिया और सुन्नी के नाम पे बांट दिया, फिर हिंदूज में पहले दलित और नॉन दलित के बाद में अब माइक्रो हो रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, फिर बैकवर्ड में और 40 बैकवर्ड, फिर दलित में और 40 दलित। मेरी समझ में नहीं रहा, आज हम सिर्फ कास्टिज्म, तो इंसान कौन रह गया इसमें? अगर हम सब दलित और अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख में भी जाट सिख अलग हो गया, दूसरा सिख अलग हो गया, इंसान इसमें खो गया। तो मैं सोचता हूं कि जम्मू एक ऐसी जगह है आज हिंदुस्तान में, कोई दूसरी जगह नहीं। हमारी इस मिलिटेंसी की सब तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी, सब बुराइयां मिलिटेंसी ने एक दूसरे को अलग किया, कई जवान छीन ले, हजारों बेवाएं हुई, लाखों यतीम हुए। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुसलमान थे, सब वो जम्मू के हिंदू थे, चिनाब वैली, रजौरी पुंछ के लिए, या यहां जहां हमारे रघुनाथ मंदिर तक भी घुस गए, कोई जगह नहीं रही। कोई आज उसको जरा एक इलाके से जोड़े या कस्बे, वो गलत। सब एक एक जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, डोगरा, नॉन डोगरा, सब उससे प्रभावित हुआ, नुकसान हुआ। कोई जान से, कोई परिवार से, कोई बिजनेस से, तिजारत से, घर से। लेकिन उसका एक सिर्फ बाकी 99.9% सब नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन 0.18% जो बहुत बड़ा है,
छोटा लेकिन बड़ा, कि जम्मू कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गई। कश्मीर आज कॉस्मोपॉलिटन सिटी नहीं। कश्मीर में सेकुलरिज्म तब भी था, आज भी था। आतंकवाद से सेकुलरिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो नारे उल्टे सीधे कुछ लोग लगाएं, लेकिन सेकुलरिज्म फर्क। लेकिन कश्मीर कभी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी नहीं बना। कई लोग कहते थे ये बाकी नहीं गए, मैंने कहा डोगरा साहब, मंगत राम जी, वो क्यों नहीं घर बनाए? नहीं बन पाएगा। आज ये पहला जम्मू शहर है जहां 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के घर हैं। जम्मू के 10 के 10, कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्टों 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों के लोगों के घर, बुद्धिस्ट हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, वो चिनाब वैली का हो और रजौरी पुंछ का। जब कई दफा मुझे कहा लोगों ने कि चिनाब वैली लगता है ऐसा कुछ मुस्लिम एरिया, तो मैंने कहा पीर पंचाल, कहा नहीं उसका नाम पीर पंचाल है इसलिए। तो मैंने कहा ये सोच जो हमारी जब खराब होती है तो हर आदमी को भूत दिखता है। सबसे बड़ा चिनाब वैली का कौन हिस्सा है? अखनूर। चिनाब वैली डोडा से गुजरता है, मैं आज तक चिनाब वैली में हाथ नहीं डाल पाया। वो इतना गहरा है, आबादी इतनी दूर है, और बिजली के प्रोजेक्ट के बगैर सिर्फ चिनाब वैली में नुकसान ही नुकसान करता, बह जाता है सब। कोई फायदा किसी किसान को नहीं है, किसी पानी की स्कीम को नहीं है, क्योंकि चिनाब इतना गहरा है, वहां कोई घर नहीं है उसके पास। चिनाब वैली कहां से शुरू होती है? चाहे किश्तवाड़ और पीछे से शुरू हो, लेकिन फायदा किसको होता? जम्मू और अखनूर को। जम्मू की नहर कौन सी है? रबीन कैनाल। रबीन कैनाल कहां से आती है? अखनूर। अखनूर में चिनाब वैली खत्म हो जाती है, वहां तक चिनाब है। तो चिनाब वैली अखनूर है। चिनाब वैली, ये सप्लीमेंट्री बता रहा हूं, गलतफहमी कई उनकी दूर करने। चिनाब वैली रियासी है, रियासी के खेतों के नीचे से चलती है। चिनाब वैली मोहर गुलाबगढ़ के नीचे से चलती है। चिनाब रामबन में आप नजदीक से देख रहे हैं। चिनाब डोडा से चलता है, किश्तवाड़ से चलता है। अब इसमें हिंदू कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया? तो जैसे हम पीर पंचाल को, पीर पंचाल चारों तरफ से बंधा है, तो उसको पीर पंचाल हो गया। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एसटी भी है। ये कहां से मुसलमान आ गया? रियासी कहां से आ गया? अखनूर कहां से आ गया? चिनाब जिधर जिधर से जाएगा वो चिनाब वैली हो गई। अब कहां डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक गिनते जाओ, ये आसान है भाई चुनाव। कश्मीर में उन्होंने उसको किया है साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, डीजी साहब यहां बैठे, और सेंट्रल कश्मीर, वरना उनको 10 डिस्ट्रिक्ट गिनने पड़ेंगे। तो ये कई चीजें हमें सिविल सोसाइटी में जो गलत फहमियां होती हैं डिवाइड करने, तो आज सिविल सोसाइटी के मैं मतलब समझता हूं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। सिविल सोसाइटी को दिशा देना है। उसका वोट देने से कोई मतलब किसी को डाले, वो मैं नहीं कहता किसको वोट डालना, लेकिन हम प्यार से रहकर भी तो वही कर सकते हैं। आचार्य कृपलानी और मिसेस कृपलानी दिन में अलग पार्टीज के खिलाफ काम करते थे, लेकिन रात को खाना तो मिसेस कृपलानी का काम था देना, घर चलाना तो मिसेस कृपलानी का था।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अलग है। क्या हम ये नहीं कर सकते आज कि पार्टियां हम अपनी अपनी पार्टी को दे दें, लेकिन शादी ब्याह मरने जीने में हम इकट्ठे हो, एक दूसरे के घर आ जाएं? क्या हम इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या ये हमारा है सिविल सोसाइटी काम नहीं? क्या हमारा डेवलपमेंट का काम नहीं? क्या टैक्स देना हमारा काम नहीं? क्या इंडस्ट्री नहीं है तो हम उसको सबको उठ के आवाज देने का काम नहीं? अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दे? एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया। कुछ लोग जब उनको पकड़ने गए तो कुछ पॉलिटिकल लोग उनको बचाने गए, जिनको सबसे पहले जाना था चाहे था न्याय देने। लेकिन हिंदुस्तान खड़ा हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो 99% ये मालूम ही नहीं है कि गुजर भी ट्राइब है, क्योंकि नेशनल लेवल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुजर मुसलमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में है और अमेठी में है और कहीं नहीं है हिंदुस्तान। वहां हिंदू शेड्यूल ट्राइब, बाद में मुस्लिम भी आए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू सिख ईसाई मुसलमान आपने देखा बंबई कलकत्ता हैदराबाद साफ दिल्ली में मोमबत्तियां लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ। तो ये जम्मू ऐसा होना चाहिए, वो दलित के साथ हो, राजपूत के साथ हो, ब्राह्मण के साथ, मुसलमान के साथ हो, ईसाई के साथ। अगर ईसाई को कुछ हो गया तो सिर्फ ईसाई उठे तो कितने घर हैं यहां, फिर आवाज कौन सुनेगा उनकी? सिख के साथ हुआ तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने? तो ये हमारा सिविल सोसाइटी का, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। हमको एक समाज में बदलाव लाना। कभी कभी मैं सोचता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। तो जितने भी हमारे यहां मेरे सामने भी हैं, यहां भी है, इससे बाहर भी है, कि जो अपनी पॉलिटिक्स या अपनी सर्विस खत्म की, एक सेवा की, लेकिन आज दो किस्म की उम्रें, तीन किस्म की है। एक वो उम्र है जो आज 30-40 साल तक नौकरी ढूंढने में लगती है। एक वो उम्र है जब नौकरी मिली तो उसमें 20 साल मिलता है। अब आयु जो बढ़ गई ऊपर वाले की कृपा से, डॉक्टर ज्यादा इलाज करते हैं, दवाइयां हैं, तो अब तीसरी उम्र बढ़ गई 60 से लेकर और 90 तक। 80-85 तो आम है। अब आप कोई जीवन को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अपनी पढ़ाई खत्म करने तक, और एक कुछ साल उसमें बेकारी के। तो फिर 40-42 में आप या तो बिजनेस संभालेंगे या नौकरी करेंगे। तो वो एक पीरियड हुआ हमारा। मैं एडोलेसेंस वाला भी उसी में जोड़ता हूं, बचपन वाला। और फिर हुआ नौकरी या बिजनेस वाला, और फिर रिटायरमेंट वाला। तो रिटायरमेंट वाली जिंदगी एक्टिव 20 साल है अभी, और कई कई लोगों के लिए 30 साल है। बादल साहब को वाहिगुरु उम्र दे दे, 95 साल की उम्र में उन्होंने परसों इलेक्शन लड़ा, जो कि लड़ना नहीं चाहे। मैं उनका बहुत आदत करता हूं, और बहुत उनसे इस उम्र में भी अलेख सलेख मेरा मोबाइल पे रहता है।
मैं उन्हें बिल्कुल एडवाइज नहीं करता, लेकिन हिम्मत देखिए एक्टिव पॉलिटिक्स की कि 95 में इलेक्शन लड़ा। तो उसका मतलब है कि उनकी 60 साल से भी ज्यादा वो रिटायरमेंट की एज में ज्यादा एक्टिव। 90 और 95 साल में हमारे वकील थे, हमारे बंबई के, डेथ हुई अभी, जेठ मिलाने वाले, सबसे फायरिंग स्पीच 92-93 साल की उम्र। तो इससे एक्टिव पार्लियामेंट में और क्या हो सकता। तो इस उम्र का हम जो साइकोलॉजिकल हमारा रिटायरमेंट होने के बाद असर पड़ता है कि अब हम रिटायर हुए, तो ये जब दिमाग में आता है रिटायर, तो वाकई आदमी फिजिकली रिटायर हो जाता है, मेंटली रिटायर होता है। तो ऊपर और नीचे में आपसे, क्योंकि ये क्रीम है, हमारे बहुत सारे किसान हैं, नौजवान हैं, पार्टीज के लोग हैं, वो एक स्ट्रीम में रहे। आप मल्टी स्ट्रीम, आपको हर किस्म के आदमी से, चाहे आप प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, वकील हैं, आप चोर का भी केस करते हो, कत्ल जिसने किया है उसका भी, और जिसको बचाना है उसका भी, इधर का इधर, इधर का तो उसकी मानसिकता भी मालूम है, असली वाले की भी और नकली वाले की। नहीं, वो एक इतना जनरल नॉलेज है ना, तो उस नॉलेज का अब रिटायरमेंट के लिए क्यों नहीं हम इस्तेमाल करेंगे नेशन बिल्डिंग के। हम सब अगर एक एक शहर को, एक एक प्रोविंस को ठीक करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा। तो सिविल सोसाइटी का आज तक वैसे थोड़ा मिसनामर हो गया। सिविल सोसाइटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुला लो, माफ करना, अक्रॉस द कंट्री 2-4 और लोगों को बुलाओ तो हो गया सिविल सोसाइटी। नो, सिविल सोसाइटी इज किसान भी, सिविल सोसाइटी इज हमारा मजदूर जो रिटायर हुआ है शहर का, जो पीछे पीठ पे उसने सामान 40 साल पे, वो आज अगर होता है यहां तो एक्सपीरियंस बताता। सिविल सोसाइटी वाला, टांगा वाला भी, रेडी वाला भी, देहात में गर्मी में जून के महीने में जो रेडी वो पत्थर कूटता है वो भी सिविल सोसाइटी अगर शहर का। औरतें हमारी बहनें जो पढ़ाती हैं, जो घर में खाना बनाती, उनसे सिविल सोसाइटी वाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पति का और बच्चों की जो नब्ज जानता है वो कोई भी नहीं जानता। तो सिविल सोसाइटी में हमारे पढ़ाने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस का तबका, लॉयर्स, हमारी महिलाएं, हमारे मजदूर, हमारे किसान, ये सिविल सोसाइटी। राजनीति में अपनी जगह क्या करूं, लेकिन जब सिविल सोसाइटी जो डिसाइड करेगा कि हमने ये करना है, उसमें चाहे हमको झाड़ू देना हो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड दैट। किसी के साथ अन्याय करना है, किसी की जात, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, वी शुड बी रेडी, चाहे 1000 2000 हम जाएं, धरना बैठें, इसको इंसाफ दें। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं यहां क्यों कह रहा हूं कि ऐसा कॉस्मोपॉलिटन शहर या दिल्ली है जहां हर देश के और दुनिया के एम्बेसीज के जरिए और कैपिटल के नाते और जो सेंट्रल सर्विसेज में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक, दिल्ली में उसका घर होगा या सर्विस करता है। दिल्ली के बाद अगर कॉस्मोपॉलिटन कोई सिटी है वो है जम्मू, और जम्मू से अब असर कश्मीर में भी जाता है और पूरे जम्मू प्रोविंस में तो जाता ही है। इसको हम ठीक करें और इसको हम स्वर्ग बनाने का प्रयास करें, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा। शायद 30 साल पहले जहां एक रिलीजन, एक कम्युनिटी रहती थी तब पॉसिबल नहीं। आज अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, पूरे 22, कुछ हमारे पंजाब के लोग भी रहते हैं, दूसरी जगह की तिजारत करते हैं पूरे मुल्क के।
मैं अपने इन्हीं कुछ शब्दों के साथ जम्मू की सिविल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस गर्मी में यहां आपने इतना समय गुजारा हमारे स्वागत के लिए। आपने स्वागत पहले किया और जो फंक्शन है राष्ट्रपति भवन में वो कल है 5 बजे से, तो आई थिंक आप लोगों ने लेट ली, जम्मू वालों ने। हमारे भारद्वाज जी का बहुत धन्यवाद, इनके सहयोगियों का, साथियों का, सबका धन्यवाद। और मैं अपने आप को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, किसी पार्टी की कैपेसिटी में नहीं, एक इंसान की कैपेसिटी, वो मेरी कोई पार्टी छीन नहीं सकती। इंसान की कैपेसिटी में मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी सोच सकता हूं, चाहे वो मेरी पार्टी के खिलाफ हो, वो कोई चेंज नहीं कर सकते। मैंने शुरू में कहा कि मैंने शुरुआत गांधी जी की टीचिंग से शुरू हुई है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं हुई उसकी कौन क्या कहेगा। उस अच्छे काम के लिए, सेवा के लिए, इंसान के लिए, जब मैं इंसान कहता हूं कि उसका मतलब है धर्म जाति उसमें कुछ नहीं है, उसके लिए अपने आप को आपके समर्पित करता हूं। जब भी आप चाहें तो आप मेरे को अपने साथ देखेंगे, अपने सहयोग में मेरे आप को अपने साथ देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।